हेलो स्टूडेंट्स, द स्पीड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की जीव विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो कक्षा 10 का पहला अध्याय या अध्याय 6 जय प्रक्रम है। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले, अध्याय स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा बायोग्राफी देख लेते हैं, जीव विज्ञान के बारे में देख लेते हैं कि जीव विज्ञान की इंट्रोडक्शन, परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉगस। सबसे पहले बायो का मतलब होता है लाइफ या सजीव, लॉगस का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन, यानी सजीवों का अध्ययन। परिभाषा बना सकते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं आराम से। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहते हैं। और दूसरी बात, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लामार्क और ट्रेविरनस ने सन 1802 ईस्वी में किया था। कब? 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, लामार्क और ट्रेविरनस ने। जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं होती हैं, पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। पहला जंतु विज्ञान है और दूसरा वनस्पति विज्ञान। अब हम जंतु विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान भी ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर के बना है, देख लेते हैं हम। पहला जो है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान इंग्लिश में इसको जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी ये ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जून, जिसका मतलब, इससे हम देखें, जू से, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में रहते क्या हैं? एनिमल, यानी जून से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ जंतु, जिसका शाब्दिक अर्थ जंतु होता है। और लॉगस, अभी हमने बताया लॉगस का मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी अध्ययन। क्या हो गया? अध्ययन। अब हम देख लेते हैं, इसे साफ समझ में आता है जंतुओं का अध्ययन। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होगा? इसकी परिभाषा आसान से हम जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान में क्या होता है? पादपों को छोड़कर के जितने भी जंतु हैं, समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह एक कोष की हो, चाहे वह बहु कोष की हो, समस्त जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी में किया जाता है, पादपों को छोड़ करके। अब हम देख लेते हैं जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो हम पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, जंतु विज्ञान के जनक। जंतु, ये बहुत पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनस्तु को कहा जाता है। किसे? अरस्तु को। क्यों कहा जाता है?
क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ एनिमलिया। उसमें उन्होंने 500 जंतुओं का अध्ययन किया था और नामकरण वर्गीकरण किया था, इसलिए उन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु कौन सा बुक था? हिंदी में जंतु इतिहास, इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ एनिमलिया। हिस्ट्री ऑफ एनिमलिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 500 जंतुओं का अध्ययन एवं वर्गीकरण किया। अब ये बात, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु क्यों कहा जाता है? उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ एनिमलिया या जंतु इतिहास था। उन्होंने उसमें 500 जंतुओं का एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकीय जंतुओं का अध्ययन और वर्गीकरण किया था, इसलिए उन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देख लेते हैं हम अगला शाखा वनस्पति विज्ञान। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान भी ग्रीक भाषा वोटेन से लिया गया है। वोटेन का शाब्दिक अर्थ होता है साग सब्जी या पादप, हर्ब्स। तो हम देख लेते हैं दूसरा क्या है हमारा, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है, ये भी ग्रीक भाषा के बॉटन शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्लांट्स या हर्ब्स यानी साग सब्जियां। पादप हिंदी इसका होता है, हिंदी भाषा में पादप या साग। अब इसमें बार बार जो लॉगस यानी लास्ट का ओजी शब्द आता था, ये साइलेंट है। इसमें बॉटन शब्द है, इसमें बॉटन ये, और वाई शब्द साइलेंट हो गया, उसका अध्ययन हम अलग से देख लेते हैं। ये बॉटन शब्द यानी प्लांट या हर्ब्स होता है। बॉटन का मतलब पादपों का अध्ययन, ये बार बार आ रहा था इसलिए वो शब्द नहीं है। तो इसमें अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा कैसे बना सकते हैं, यानी पादपों का अध्ययन। तो इसकी परिभाषा हम आराम से लिख सकते हैं, किसकी, वनस्पति विज्ञान की परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होगी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान
कहलाती है। वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाएगा वह क्या कहलाएगी? वनस्पति विज्ञान कहलाएगी। अब देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जो बार बार पूछा जाता है क्या हमें जानना जरूरी होता है क्या? इसमें वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है यार? वैज्ञानिक हैं थियोफ्रेस्टस। वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी जान लेते हैं। क्योंकि इन्होंने पादपों का, सघन पादपों का, वह छोटे से लेकर के विशालकाय वृक्षों का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने भी एक किताब लिखा जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम था। उन्होंने उस किताब में 500 पादपों का अध्ययन किया और उनका वर्गीकरण किया। इसलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो कौन सी पुस्तक थी? वनस्पति इतिहास, वनस्पति इतिहास, इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम, हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम नामक पुस्तक में 500 पादपों का अध्ययन एवं वर्गीकरण किया। 500 पादपों का अध्ययन एवं वर्गीकरण किया। इसलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम। ठीक, ये रहा हमारे जीव विज्ञान का जो हमें जानना था, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय जीव विज्ञान का। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अब हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर का टॉपिक क्या है? चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम। तो हम देख लेते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम है क्या उसको हम देखते हैं। और तो सबसे पहला हेडिंग हमारा है क्या? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव का मतलब क्या है? सजीव, यानी जो लाइफ है, लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वह पादप हो चाहे वह जंतु हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? जैव कहलाते हैं। प्रक्रम प्रोसेस, यानी सजीवों के अंतर्गत जो प्रोसेस होता है उनके पोषण के फलस्वरूप, उनके वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी ऊर्जा के लिए जो भी प्रोसेस होता है, चाहे वह श्वसन हो, चाहे वह पोषण हो या उत्सर्जन हो, कोई भी प्रोसेस, ये कहलाता है जैव प्रोसेस। यही कहलाता है जैव प्रक्रम कहलाता है या लाइफ प्रोसेस कहलाता है। तो इसका परिभाषा हम देख लेते हैं क्या होगा। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें
जैव प्रक्रम कहते हैं। उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। परिभाषा से साफ हो, समझ में आ गया होगा कि वह सभी प्रक्रम जो भी प्रोसेस है सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। उनकी वृद्धि विकास के लिए जो भी प्रक्रम है, जो भी प्रोसेस है, चाहे वह श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या जनन कुछ भी हो, वो उनके अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उनको वृद्धि या विकास के लिए उत्तरदायी तो होते हैं। वही प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाती है। समस्त जीवधारी, चाहे वह जंतु हो या पादप हो, चाहे एक कोष की अमीबा या बहुकोष की मनुष्य हो या विशालकाय वृक्ष हो, सभी में यह प्रोसेस अनिवार्य रूप से होता है। सभी में जीवित रहने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं पाई जाती है जिसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब वह क्या प्रक्रियाएं हैं? कुछ मुख्य जैव प्रक्रियाएं हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। क्या कौन सी मुख्य जैव प्रक्रियाएं हैं? कुछ मुख्य जैव प्रक्रियाएं, कुछ मुख्य जैव प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हमारा आता है पोषण, और दूसरा इंग्लिश वर्ड भी बताते चले, इसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। पोषण, न्यूट्रिशन। दूसरा है श्वसन, इंग्लिश में इसको रिस्पायरेशन। तीसरा है वृद्धि या ग्रोथ, और चौथा है गति या लोकोमोशन, इंग्लिश में कहा जाता है लोकोमोशन या मूवमेंट कहा जाता है, या मूवमेंट। अब पांचवा क्या है? जनन है, जिसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। और उत्सर्जन, जिसे इंग्लिश में एक्सक्रीशन कहा जाता है। और सातवां है उपापचय, इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो हमने क्या बताया कि जो प्रक्रियाएं हैं क्या क्या हैं? सजीवों की ये मुख्य प्रक्रियाएं हैं, ये सजीवों में निरंतर होती रहती हैं, जिससे कि इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से सजीवों और निर्जीवों में विभेद होता है कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। इन्हीं प्रक्रियाओं से, यानी इन्हीं जैव प्रक्रियाओं के माध्यम से सजीवों और निर्जीवों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जो निर्जीव होते हैं उन सब में ये प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, और जो सजीव होते हैं, चाहे वह पादप हो या जंतु हो, उन सब में ये प्रक्रियाएं होती हैं। होती तो और भी हैं, लेकिन ये सातों मुख्यतः हैं, इसलिए हम सातों के बारे में डिटेल में अब पढ़ते हैं। अभी हमने बता दिया सातों के बारे में, अब हम देखते हैं कि पोषण क्या है, एक एक इन सब के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं, मिटाएंगे नहीं, सबसे पहले हम देख लेते हैं पोषण। यहीं पे देख लेते हैं सबसे पहले क्या? पोषण। पोषण क्या है? तो पोषण क्या है? जीवों द्वारा वृद्धि एवं ऊर्जा उत्पादन के लिए अपने वातावरण से आवश्यक पदार्थ ग्रहण करते रहते हैं, इसी क्रिया को पोषण कहा जाता है।
तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। जीवों द्वारा वृद्धि एवं ऊर्जा उत्पादन करने के लिए अपने वातावरण से आवश्यक पदार्थ ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब पोषण क्या है, परिभाषा से स्पष्ट हो गया होगा कि जीवों द्वारा, जितने भी जीव हैं, चाहे एक कोष की या बहुकोष की, जीवों द्वारा वृद्धि एवं ऊर्जा उत्पादन के लिए उनको शारीरिक वृद्धि या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह अपने वातावरण से आवश्यक भोज्य पदार्थ ग्रहण करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। यह परिभाषा से स्पष्ट हो गया। अब हम अगली परिभाषा देखते हैं कि हमारा अगला परिभाषा श्वसन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी श्वसन है। श्वसन में क्या होता है, जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण किए, अब उस भोज्य पदार्थ को पाचन करने के लिए, पाचन होगा तभी तो ऊर्जा में मिलेगी, तो हम देखते हैं श्वसन। अगली परिभाषा हमारा क्या है, श्वसन है। दूसरा श्वसन रिस्पायरेशन। अब श्वसन किसे कहते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सीजन को ग्रहण करने की और ऑक्सीजन को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की ही क्रिया को श्वसन कहते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसकी परिभाषा क्या होगा, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के ऑक्सीकरण हेतु भोजन का दहन होगा तभी हमें ऊर्जा मिलेगी। तो भोजन के ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सीजन भोजन के ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सीजन ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। एकदम सटीक परिभाषा। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सीजन ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। परिभाषा एकदम सटीक है
और इससे समझ में आ गया होगा। अब हम अगली परिभाषा देखते हैं, वृद्धि। क्या? तीसरा हम देखते हैं वृद्धि। वृद्धि किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। ग्रोथ क्या है? ये भी हमारे जैव प्रक्रिया की प्रमुख हिस्सा है, ग्रोथ। अब पोषण हो गया, श्वसन हो गया, यानी आवश्यक जो भोज्य पदार्थ है वो हमें मिल गया। अब उसके फलस्वरूप क्या होगा? वृद्धि होगा। तो वृद्धि किसे कहते हैं? किसी भी जीवधारी की आकृति, आकार, आयतन एवं शुष्क भार के बढ़ने की ही क्रिया को वृद्धि कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम लिख देते हैं, किसी भी जीवधारी के आकृति, आकार, आयतन एवं शुष्क भार बढ़ने की क्रिया को वृद्धि कहते हैं। एकदम सटीक परिभाषा है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहलाता है। अब अगली परिभाषा देखते हैं, उत्सर्जन। चौथा पॉइंट हम देखते हैं क्या? उत्सर्जन। इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। उत्सर्जन क्या? उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की ही प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर। अपशिष्ट पदार्थ में क्या आ जाएंगे? जैसे मल हुआ, मूत्र हुआ या पसीना, ये सब क्या है? अपशिष्ट, वेस्ट मटेरियल है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, अपशिष्ट पदार्थ क्या है? वेस्ट मटेरियल, मल, मूत्र, पसीना, ये सब क्या है? ये सब अपशिष्ट पदार्थ है। इन्हीं को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब हम अगला देखते हैं, अगली परिभाषा हमारा क्या है? अगली परिभाषा हमारा देख लेते हैं, पांचवा, प्रजनन। सबसे इंपॉर्टेंट सजीवों का मुख्य लक्षणों में आता है ये प्रजनन। रिप्रोडक्शन क्या है? कि अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। चाहे पादप हो, पादपों में अक्सर ज्यादातर क्या होते हैं? अलैंगिक जनन होते हैं। अलैंगिक जनन या अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से वो अपने ही जैसा हूबहू वो सेम दूसरा पादप तैयार करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? यही क्रिया प्रजनन कहलाती है। तो हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है प्रजनन की। तो प्रजनन क्या है? अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है।
प्रजनन कहलाती है। प्रजनन क्या है इसका डिटेल हम अगले चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में उसमें दिया गया है कि प्रजनन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें हम बाद में डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी हम परिभाषाओं को जब प्रक्रम पढ़ रहे हैं तो हम ये प्रोसेस क्या होते हैं इसको हम जान रहे हैं। तो अगला परिभाषा देख लेते हैं हम। जो अगली प्रोसेस है क्या है, हमने 7 प्रोसेस के बारे में बताया था। अब अगला हमारा प्रजनन देख लिए। अब अगली परिभाषा हमारी गति है। अब गति क्या होती है, गति के बारे में देख लेते हैं। गति किसे कहते हैं, ये गति जिसे गति या गमन भी कहा जाता है। गमन, लोकोमोशन या मूवमेंट, लोकोमोशन। गति है क्या देखते हैं। गति क्या है, शरीर द्वारा स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन को गमन या एक स्थान से दूसरे स्थान हिलने डुलने की क्रिया को गति कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। शरीर द्वारा स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन को गमन या एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान हिलने डुलने की क्रिया को गति कहते हैं। पादपों में भी गति होता है, वह पूर्ण रूप से नहीं होता बल्कि आंशिक रूप से होता है। पादपों की जो शाखाएं होती हैं वह जब हवा चलती है, हवा के माध्यम से उनकी जो शाखाएं हैं वो हल्की हल्की हिलती डुलती हैं, जिससे कि उसमें पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से गति होता है। अब गति ये क्यों होता है कि ये स्थान परिवर्तन, चाहे मनुष्य हो या कोई भी सजीव हो, वह अपनी भोजन की तलाश में या अन्य किसी कारणवश या अन्य किसी काम के कारण वह क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान अपना स्थान परिवर्तन करता है या जाता है, और यही प्रक्रिया गति कहलाती है, गति होती है। अब हमें अगला देख लेते हैं जो लास्ट है, उपापचय क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रक्रिया जो है जैव प्रक्रम का सबसे मुख्य इम्पोर्टेंस प्रक्रिया है, जिसे इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। उपापचय है क्या, उपापचय क्या है कि जब पोषक को ग्रहण करते हैं तो शरीर में बहुत सारी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं होती हैं, रासायनिक या भौतिक घटनाएं होती हैं। भौतिक में ब्रीदिंग होता है, हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो भौतिक क्रियाएं होंगी। रासायनिक ये क्या होता है, जो भोजन है उसका टूटता है, विखंडन होता है। वो क्या है कि हमारा जो भोजन है ये पहले क्या होता है, मिश्र रूप से जटिल कार्बनिक पदार्थ है, इसको जटिल होने के फलस्वरूप ये धीरे धीरे इसको तोड़ करके सरल बनाया जाता है, और सरल से सभी जितने इसमें विटामिन, वसा, जितने भी पोषक तत्व हैं सब अलग अलग होते हैं। यही प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म कहलाती है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। शरीर की कोशिकाओं में शरीर की कोशिकाओं में
अनेक रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाएं द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का निरंतर रूपांतरण की क्रिया होती है जिसे उपापचय कहते हैं। अब उपापचय क्या है कि उपापचय जो है, उपापचय दो प्रकार की होती हैं। इसमें उपापचय दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला अपचयी जिसे इंग्लिश में कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। और दूसरा उपचयी जिसे इंग्लिश में एनाबॉलिज्म कहा जाता है। अब कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म यानी अपचयी क्या है, उपचयी क्या है। उपापचय तो समझ में आ गया, उपापचय क्या है। अब इसमें ये उपापचय दो प्रकार की हो जाती हैं भाई, ये डिवाइड हो गई। अब दो प्रकार की हो गई, तो इसमें अपचयी क्या है और उपचयी क्या है, कैटाबॉलिज्म किसे कहा जाता है और एनाबॉलिज्म किसे कहा जाता है। तो अपचयी वह क्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं, ये अपचयी कहलाते हैं। जैसे पाचन या श्वसन क्रिया क्या कहलाती है, अपचयी कहलाती है। और उपचयी में क्या होता है, ये सरल कार्बनिक अणुओं को, जटिल नहीं, जटिल इसमें क्या होता है, ये जटिल कार्बनिक अणुओं को, जटिल कार्बनिक अणु किसमें तोड़ देता है, सरल में, ये सरल कर देता है। और इसमें क्या होता है, ये सरल कार्बनिक अणु को जटिल कर देता है, सरल कार्बनिक अणु को ये जटिल कर देता है। अब इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसमें पाचन हो गया, इसमें अपचयी में यानी जटिल कार्बनिक अणु को सरल कर देता है, यानी इसमें पाचन में होता है ये और श्वसन में होता है। लेकिन वहीं ये सरल कार्बनिक अणु को जटिल तोड़ता है, तो ये क्या करता है, प्रकाश किसमें होता है भाई, पौधों में। प्रकाश संश्लेषण किसमें, पौधों में। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, नहीं तो कुछ लोग सोचने लगे भाई जंतुओं में, नहीं, ये पादपों में होता है। प्रकाश संश्लेषण जैसे वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, तो वसा प्रोटीन को ये क्या होते हैं, सरल कार्बनिक अणु होते हैं और इसको जटिल में तोड़ा जाता है।
अब हम देख लेते हैं कि अपचयी क्रियाओं में क्या घटनाएं होती हैं। अपचयी क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अपचयी क्रिया, इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणु में टूट जाते हैं। क्या है चीज, सिंपल सी परिभाषा कि इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणु में टूट जाते हैं। जैसे ये इसका उदाहरण क्या है, इसमें किसमें पाया जाता है ये अपचयी क्रिया, पाचन श्वसन। पाचन और श्वसन में ये क्रियाएं होती है। पाचन में क्या होता है कि जब हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उन्हीं भोज्य पदार्थों में हमारा विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी पोषक तत्व हैं या पोषक पदार्थ हैं, सब उसी भोज्य पदार्थों में समाहित होते हैं हमारे भोजन में। तो क्या करता है कि जब ये उपापचय की क्रिया स्टार्ट होती है, पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है, तो ये जटिल, वो भोजन हमारा तो जटिल होता है, उसमें ये सभी पोषक तत्व अलग अलग होते हैं, यानी सरलता में टूटते हैं। तो इसलिए अपचयी क्रिया क्या कहलाती है, ये किसमें होती है, पाचन में। कौन सी घटना, अपचयी क्रिया। श्वसन में, अब श्वसन में देखते हैं क्या, जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो सांस के फलस्वरूप सिर्फ व सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही कैरी नहीं करती, जबकि उसमें ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारे, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, अन्य गैसों को हम ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ये हमारी जो फंक्शन ऑर्गन है, ये सिर्फ व सिर्फ ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं और अननेसेसरी गैसों को बाहर एग्जैक्ट कर देते हैं या फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और इसलिए यह जटिल गैसों को सरलता में तोड़ देता है, यानी ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। इसलिए यह अपचयी क्रिया श्वसन में भी होता है। अब देखते हैं उपचयी, क्या उपचयी क्रिया देखते हैं क्या है। उपचयी क्रिया देखते हैं क्या है। उपचयी क्रियाएं यानी एनाबॉलिज्म। इस क्रिया में सरल कार्बनिक अणु जटिल अणुओं का संश्लेषण, होता है। क्या करता है कि सरल जो कार्बनिक अणु होते हैं उसको जटिल में सिंथेसाइज करता है। जैसे ये घटना किसमें होते हैं, इसके उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। किसमें होती है घटना, पौधों में होती है। वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण में ये उपचयी क्रिया कैसे होती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है, 4 मुख्य चीजों की। पहला होता है सूर्य का प्रकाश और जल, पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड। जब इन चारों का समावेश होता है तो वो क्या बना लेते हैं, भोज्य पदार्थ, अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे। तो ये क्या करता है, सरल कार्बनिक अणुओं को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद वह कॉम्प्लेक्स में यानी भोजन बनाता है, तो वो जटिलता में सिंथेसाइज करता है, संश्लेषित करता है, उसके फलस्वरूप तो भोजन बनते हैं। यानी ये प्रकाश संश्लेषण में होती है घटना। उपचयी क्रियाएं किसमें होती हैं, प्रकाश संश्लेषण में होती है, वसा में भी पाई जाती है, प्रोटीन में भी पाई जाती है, न्यूक्लिक अम्ल में भी पाई जाती है। तो आज का क्लास बस इतना ही। अगले नेक्स्ट क्लास में हम, ये टॉपिक है जंतुओं में पोषण, अगले क्लास में हम जंतुओं में पोषण इस टॉपिक से स्टार्ट। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए उन बच्चों को जो आपके ही तरह इस कोविड-19 में, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, और आप जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपकी साथ साथ उनकी भी पढ़ाई अनवरत बनी रहे। इसलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।